बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर से पहले गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा ओवरव्यू इसका लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम थोड़ा सा दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ करके फिर अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में हमने देखा गया था कि एक ऐसी डिवाइस है जो करंट की डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, सर्किट के अंदर अगर करंट गुजर रहा है और हमने उसको डिटेक्ट करना है तो उसके लिए जो डिवाइस यूज़ की जाएगी उसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। और ये इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल भी हमने डिस्कस किया था। इसकी कंस्ट्रक्शन पहले देख लेते हैं। ये हमने एक सस्पेंशन वायर अटैच की थी, दरमियान में कॉयल है और दाएं और बाएं इसके मैग्नेट लगे हुए हैं। ठीक है जी, सिलेंडर को हमने इस कॉयल के दरमियान में रखा है। ये कॉयल है और दरमियान में हमने ये कि सिलेंडर रखा हुआ है। और इस सिलेंडर की प्रॉपर्टी ये है कि सॉफ्ट आयरन से मिलके बना हुआ है। और ठीक है जी, सॉफ्ट आयरन से ये मिलके बना हुआ है। अब सॉफ्ट आयरन की खासियत ये है, या सॉफ्ट आयरन से इसलिए मिलके बना हुआ है, वो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं कॉइल की, वो अनहेंस हो जाती हैं। और जैसे ही हम इसमें से फिर करंट गुजारते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अनहेंस ज़्यादा होने की वजह से डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा ये शो करता है। ठीक है, ये कॉइल में डिफ्लेक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। और जैसे ही इस कॉइल में से करंट फ्लो करवाया जाता है, तो यहाँ पे जो सस्पेंशन वायर है, यहाँ से ये जो एंड है ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये जो वायर के एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है। बेसिकली ये दो एंड जो है ये सर्किट में यूज़ किए जाते हैं। इस एंड को और इस एंड को सर्किट में हम यूज़ करते हैं करंट को फ्लो करवाने के लिए। यहाँ से करंट को एंटर करवाया जाता है और यहाँ से करंट को एग्ज़िट करवाया जाता है। तो बिल्कुल इसकी एग्जांपल इसी तरह ही है, जिस तरह ये लेट्स सपोज हमारे पास एक बैटरी है और ये एक कोई भी इंडक्टर है या कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगा हुआ है। ये पॉजिटिव एंड या नेगेटिव एंड है और इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है इस पाथ के दरमियान में। ये इसका पॉजिटिव एंड है और नेगेटिव एंड है। करंट अगर कन्वेंशनल करंट की बात की जाए तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से फ्लो करेगी, मतलब करंट यहाँ से एंटर हो रहा है और यहाँ से एमिट हो रहा है। इसी तरह जब इसको सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो इन दो पॉइंट्स को सर्किट में मतलब ये गैल्वेनोमीटर को जब सर्किट में लगाया जाता है तो इन दो पॉइंट्स को सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। मतलब यहाँ से करंट एंटर होता है और यहाँ से करंट को एग्जिट करवाया जाता है। तो जैसे ही करंट एंटर होता है तो करंट जैसे कॉइल में से फ्लो करता है और जैसे ही करंट कॉइल में से फ्लो करता है तो इस कॉइल में डिफ्लेक्शन शो होती है। और इस डिफ्लेक्शन को फिर हमने कहा था डिफ्लेक्टिंग कपल। ठीक है, इसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कह सकते हैं और इसको हमने डिफ्लेक्टिंग कपल के नाम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। फिर यहाँ पे जो एक ट्विस्ट जनरेट हुआ था सस्पेंशन वायर में इस कॉइल के डिफ्लेक्ट करने की वजह से। ठीक है, अगर आप इमेजिन करें ना, इसको रस्सी से आपने बांधा हुआ है तो ये नीचे से घूमनी है, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा और उसको फिर हमने कहा था कि ये ट्विस्ट किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ये एक कपल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हमने टॉर्शनल कपल कहा था या रिस्टोरिंग कपल भी कहा था। इसको रिस्टोरिंग कपल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉइल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा से वापस लाने की कोशिश करता है। ठीक है, जिस तरह अगर आप स्प्रिंग को अपने हाथों से स्ट्रेच करते जाएं तो उसमें भी एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है। अगर आप हाथों को मतलब थोड़ा सा लूज़ कर दें तो स्प्रिंग दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा। तो एग्जैक्टली यही प्रोसेस यहाँ पर भी होता है और उस स्प्रिंग के अंदर भी जो फोर्स प्रोड्यूस की जाती है उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और यहाँ पर चूँकि एक कपल प्रोड्यूस हो रहा है तो इसलिए हम इसको रिस्टोरिंग कपल कहेंगे या टॉर्शनल कपल कहेंगे। और इसके बाद ये स्पायरल हमने डिस्कस किया था। ये स्पायरल क्यों हमने यहाँ पे लगाया जाता है, ये वाला एंड ई के ऊपर जो स्पायरल या स्प्रिंग इसलिए लगाया जाता है कि ये भी जो जब डिफ्लेक्शन होती है तो ये वाला जो स्प्रिंग होता है ये और कॉइल को दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये सिर्फ एक जो है वो पार्ट प्ले करता है कॉइल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ये एक स्प्रिंग नुमा स्पायरल शेप यूज़ की जाती है। डिफ्लेक्टिंग कपल हमने देखा था किसके इक्वल होता है, NIBA कॉस अल्फ़ा। क्योंकि किसी भी कंडक्टर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर पे जो टॉर्क किया जाता है वो किसके इक्वल होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग कपल किसके इक्वल होगा, NIBA कॉस अल्फ़ा। और कॉस अल्फ़ा हमने कहा था, कॉस अल्फ़ा को हमने इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट किया था। इसकी मैंने बड़ी डिटेल से आपको एक डायग्राम की मदद से समझाया था कि अगर ये दो मैग्नेट हैं कि ये नॉर्थ है पोल है और ये साउथ पोल है मैग्नेट का, और दरमियान में हमने सिलेंडर कुछ इस तरह से रखा हुआ है वर्टिकली। ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है वर्टिकली। और ये जो एंगल अल्फ़ा है ये बेसिकली प्लेन के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है। अब इसकी रीज़न ये है, जैसे ही हम इस कॉइल को या इस सिलेंडर को इन दो
मैग्नेट्स के दरमियान रखते हैं तो इनमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन शो होगी वो ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होगी। और उसकी वजह से फिर हमने एक और चीज़ जो है वो स्टडी की थी, वो ये थी कि अगर इन दोनों के दरमियान जो है ये वाला प्लेन, ठीक है, कॉइल का प्लेन किसी भी एंगल के ऊपर चला जाए, वो रेडियल जो ये मैग्नेटिक फील्ड है उनके तकरीबन पैरेलल रहेगा। तो जब पैरेलल रहेगा तो हमने फिर कहा था थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री के इक्वल होता है और कॉस 0 जो है ये 1 के इक्वल होता है। तो इसीलिए हमने फिर यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की जगह पे ये 0 पुट किया था, ये वाला फैक्टर 1 के इक्वल हो गया था और हमारे पास ये वाला आंसर आ गया था, ये टॉर्क इज़ इक्वल टू NIBA। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया था। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो रिस्टोरिंग कपल है वो किसके इक्वल होता है, वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि अगर आप ये देखें, ये कॉइल जो है अगर थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी तो ये वाला जो ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा ये इसकी अमाउंट स्मॉल होगी। अगर ये बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करेगी या बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन इस कॉइल में शो होगी तो यहाँ पर भी ट्विस्ट जो प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा। तो डैट मीन्स के जो रिस्टोरिंग कपल है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा रिस्टोरिंग कपल होगा उतना ही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। तो रिस्टोरिंग कपल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा। तो रिस्टोरिंग कपल किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू, अगर हम इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को किसी कांस्टेंट से रिप्लेस करें तो सी आ जाएगा, ये सस्पेंशन कांस्टेंट है। ठीक है, रिस्टोरिंग कपल इज इक्वल टू सी थीटा और ये डिपेंड करता है फिजिकल क्वांटिटीज़ पे, लाइक कॉइल की नेचर किस तरह की थी, उसका जो है वो शेप किस तरह की थी, मटेरियल कैसा यूज़ किया गया था उसमें। ठीक है, ये सी जो है ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। और फिर हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया था, डिफ्लेक्टिंग कपल और रिस्टोरिंग कपल को, और यहाँ से हमने ये करंट की वैल्यू फाइंड की थी, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, आज का जो लेक्चर है इसके बाद यहाँ तक हमने देख लिया था आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है उतनी ज़्यादा करंट होगी, या आप ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा करंट कॉइल में से गुजरेगी उतना ज़्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। इसके बाद हाउ टू मेजर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम टॉपिक का अगला पार्ट ये है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को हम मेजर किस तरह से करेंगे। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसको हम लैंप स्केल अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट से हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को मेजर करेंगे। अब ये इमेजिन कर लें कि ये एक स्टैंड है ये वाला, ठीक है, और इस स्टैंड के ऊपर ये हमने एक मीटर रॉड लगाया हुआ है, ये वाला इस तरह से ये मीटर रॉड लगा हुआ है, ये मीटर रॉड है, और यहाँ पे ये हमने कॉइल को यहाँ पे बांधा हुआ है। ये दो मैग्नेट हैं, ये लेट्स सपोज ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये वाला गैल्वेनोमीटर का सेटअप है। और यहाँ पे ये जो रेड कलर में यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ये जब कॉइल रोटेट कर रही है तो इसके अंदर जो ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमने एम से रिप्रेजेंट किया और उसको हमने रेड कलर में हाईलाइट किया है। और ये सस्पेंशन वायर है और यहाँ से हमने इसको कॉइल को बांधा हुआ है। ठीक है, इसका थोड़ा सा ये सेटअप देख लेते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर का सेटअप है और ये जो है ये एक मीटर रॉड है जिसको हमने एक स्टैंड के ऊपर इस तरह से लगाया हुआ है। ये एक लैंप है और ये लैंप है, ये बिजली की वायर है जहाँ से हम इसको पावर सप्लाई दे रहे हैं। अब क्या होगा, अब इसका जो मैकेनिज़्म है वो कुछ इस तरह से है। ये वाला जो लैंप है इसकी लाइट पड़ रही है इस मिरर के ऊपर। ठीक है, ये हमने मिरर लगाया हुआ है यहाँ पे एम, मतलब जहाँ पे वो ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा था सस्पेंशन वायर के अंदर, वहाँ पे हमने मिरर अटैच किया हुआ है। अब इस मिरर को अटैच हमने किया हुआ है इस कॉइल के साथ। ठीक है, वायर के थ्रू, सस्पेंशन वायर के थ्रू ही हमने अटैच किया हुआ है ना। तो जैसे ही कॉइल में से करंट गुजरेगी ये कॉइल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी। तो जैसे ही कॉइल में डिफ्लेक्ट करेगी तो ये वाला जो मिरर है, ज़ाहिरी बात है ये वाला मिरर भी किसी न किसी एंगल के ऊपर इस तरह या उस तरह डिफ्लेक्ट होगा। अगर वो इस अरेंजमेंट में पड़ा हुआ है तो जैसे ही कॉइल ने डिफ्लेक्शन शो की तो यहाँ वो इस तरह आ जाएगा, यहाँ वो इस तरह आ जाएगा, मतलब किसी न किसी एंगल पर वो डिफ्लेक्ट ज़रूर करेगा। तो अब हम लैंप से लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लैंप है और यहाँ से लाइट जो है वो अमिट होके इस मिरर के ऊपर पड़ रही है और इस मिरर पे आगे फिर रिफ्लेक्शन शो करेगा लाइट की इस डायरेक्शन में। और जहाँ पे ये मिरर जिस डायरेक्शन में जो लाइट की रिफ्लेक्शन शो कर रहा है वहाँ पे आगे हमने एक मीटर रॉड लगाया हुआ है। ठीक है, मतलब मीटर रॉड के ऊपर एक स्पॉट प्रोड्यूस होगा इसकी लाइट, इस लाइट की रिफ्लेक्शन का, जहाँ से लाइट आ रही है इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे पड़ रही है।
अब जैसे ही आपने कॉयल में से करंट को फ्लो करवाया, ये कॉयल डिफ्लेक्ट करेगी, कॉयल के डिफ्लेक्ट करने से मिरर डिफ्लेक्ट करेगा, और मिरर के डिफ्लेक्ट करने से क्या होगा, ये वाला स्पॉट मीटर राड के ऊपर इस तरह से मतलब इस तरह से यहाँ दाएं जानब जाएगा या बाएं जानब जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ट्विस्ट इन दी मिरर, के इस सस्पेंशन वायर में जो ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, उस ट्विस्ट की वजह से जो मिरर है मतलब उसका जो स्पॉट लाइट है मिरर का मतलब मिरर जो जिस तरह से अब आप इस तरह से उसको सोच सकते हैं कि ये वाली लाइट इस मिरर के ऊपर आके पड़ी है, और जैसे ही हमने कॉइल में से करंट गुजारी है तो ये वाले मिरर के अंदर एक ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, इस सस्पेंशन वायर में ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा जिसने मिरर को दाएं या बाएं रोटेट करवा दिया। अब ये वाली लाइट इस मिरर के ऊपर पड़ रही थी, जैसे मिरर आगे पीछे होगा तो लाइट भी आगे पीछे, जो लाइट ये वाली रिफ्लेक्शन या ये वाला स्पॉट जो प्रोड्यूस हो रहा है ये भी दाएं या बाएं मूव करेगा। और यहाँ से फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो हुई है उतना ज़्यादा इस मिरर ने ट्विस्ट लिया और उतनी ज़्यादा जो है ये डिफ्लेक्शन हुई है, मतलब यहाँ से लेकर स्पॉट यहाँ पे आ गया है। अगर थोड़ी डिफ्लेक्शन होगी तो मिरर थोड़ा डिफ्लेक्ट करेगा और जो स्पॉट है वो यहाँ से हो लेकर में भी सिर्फ यहाँ तक ही रहे। तो ये सिर्फ एक तरीका था एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को मेजर करने का। तो इस तरह से हम फिर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को मेजर कर सकते हैं, और उस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को हम फिर इस इक्वेशन में पुट करके करंट आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो ये एक टॉपिक का पोर्शन था। इसके बाद जो अगला पार्ट है, जो सबसे एंड वाला पार्ट है, वो है पीवीटी टाइप गैल्वेनोमीटर या सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये भी हम डिस्कस करेंगे आज। तो पीवीटी टाइप गैल्वेनोमीटर जो कॉलेज में, लेबॉर्ट्रीज में, स्कूल्स में यूज़ किए जाते हैं उनको हम पीवीटी टाइप गैल्वेनोमीटर कहते हैं। उनके अंदर ये सारा सेटअप नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल यही है कि कॉइल जो है वो मैग्नेट के दरमियान रोटेट की जाती है, उसमें से करंट फ्लो करवाया जाता है, करंट के फ्लो करवाने से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है और उसको हम फिर मेजर करते हैं, फिर मेजर करके करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सिर्फ ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है इस गैल्वेनोमीटर का। तो पीवीटी टाइप गैल्वेनोमीटर में सिर्फ ये यूज़ किया जाता है। आप बेहतर यह है कि अपनी बुक की जो फिगर है 14.18, अगर आप उससे कंसर्न लें, उससे हेल्प लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम जो है वो 3D में ड्रा करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो सिर्फ हम यहाँ पे ये उसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के जो मैग्नेट्स हैं, जो मतलब नॉर्थ और साउथ पोल, वहाँ पे हमने कॉइल रखी हुई है और सस्पेंशन वायर की जगह पे स्प्रिंग यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर ये एक पीवीटी टाइप गैल्वेनोमीटर के अंदर सिर्फ एक ये मॉडर्न चीज़ उन्होंने लगाई है कि सस्पेंशन वायर की जगह पे स्प्रिंग यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह जैसे ही कॉयल को ट्विस्ट प्रोड्यूस करवाया जाता है, कॉयल के अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस करवाया जाता है, तो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग कपल है वो पहले तो ये था कि वो एक रस्सी के फॉर्म में स्टोर किया जाता था, ठीक है। रस्सी के अंदर जो ट्विस्ट पड़ता था, ट्विस्ट प्रोड्यूस होता था, हम कहते थे कि ये इसके अंदर रिस्टोरिंग कपल है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने उस रोप या रस्सी या सस्पेंशन वायर की जगह पे उन्होंने स्प्रिंग अटैच कर दिए हैं और वही स्प्रिंग कॉयल को अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बस बाकी सारे का सारा प्रिंसिपल इसका वही है, एग्जैक्टली सेम है। तो इसको ऐसे टाइप को जहाँ पे स्प्रिंग यूज़ किए जाते हैं एज ए सस्पेंशन वायर, तो उनको हम कहते हैं पीवीटी टाइप गैल्वेनोमीटर। इसके बाद अगला है जी टॉपिक सेंसिटिव, मतलब उसी टॉपिक का सबसे लास्ट पार्ट है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। कि हम गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है, अच्छा जी, इसके बाद हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर पे बात करेंगे। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, इसका मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर में से अगर स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो करता है तो क्या वो डिफ्लेक्शन शो करेगा या नहीं। सेंसिटिविटी का सिर्फ ये मतलब है, ठीक है। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तो फिर तो डेफिनेटली गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी। तो अगर हम स्मॉल अमाउंट में फ्यू मिली एम्पियर्स में करंट को फ्लो करवाएंगे तो क्या वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अगर हम उसको ज़्यादा सेंसिटिव बनाना चाहते हैं तो फिर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, हम उसको किस तरह से अरेंज करेंगे। तो ये गैल्वेनोमीटर की इक्वेशन है I इज़ इक्वल टू के थीटा, ठीक है। कि हमने लिखा था किसके इक्वल होता है, के इज़ इक्वल टू सी ओवर बी ए एन, के इसके इक्वल होता है के की जो के कांस्टेंट हमने लिखा था वो किसके इक्वल होता है, सी डिवाइडेड बाय बी ए एन। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये वाली जो मेन इक्वेशन है, सारे का सारा जो प्रोसेस है वो सिर्फ इसी इक्वेशन का है। अगर हम इसी इक्वेशन को यहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं I इज़ इक्वल टू के थीटा। अच्छा, अब I जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। अगर थीटा की I करंट की अमाउंट बढ़ेगी तो डिफ्लेक्शन की अमाउंट बढ़ेगी। ये बात तो क्लियर है कि अगर करंट की अमाउंट इंक्रीज़ कर रही है तो जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है उसकी अमाउंट भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी।
तो अगर इसकी अमाउंट डिक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है इसकी अमाउंट भी डिक्रीज़ होगी। अब आप यहाँ पे देखें ये वाला जो फैक्टर है आई, ये किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इसको यूँ हम समझ सकते हैं, लेट्स सपोज आप ये इमेजिन करें कि जो करंट है इसकी वैल्यू है 10, ठीक है, 10 एम्पेयर इसकी वैल्यू है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमने दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है जिनका आंसर 10 के इक्वल आना चाहिए। यहाँ वो ये हो सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ वो ये हो सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अभी हम सिर्फ इनको, और भी हैं लेकिन अभी हम सिर्फ इन दोनों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि जैसे जैसे अगर करंट जो है इसकी मतलब करंट जो है एक सिंगल फैक्टर है ये वाला, और इसका जो आंसर है या इसकी जो वैल्यू है वो 10 है। तो अगर हम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम 2 अज्यूम करते हैं तो थीटा की वैल्यू हमें 5 लेनी पड़ेगी, या अगर हम कांस्टेंट को बढ़ा देते हैं तो फिर थीटा की वैल्यू हमें 2 लेनी पड़ेगी। तो अगर हम इस कांस्टेंट को मिनिमम रखें तो फिर इसका मतलब है कांस्टेंट को, ये जो केस को मिनिमम रखें तो ये वाला जो एंगल है ये बढ़ाया जा सकता है। ये कांस्टेंट ही है, ठीक है, इसको हमने कम या ज़्यादा नहीं करना, इसकी अमाउंट फिक्स्ड है, ठीक है, 10 एम्पेयर इसमें से फ्लो कर रहे हैं, मतलब इसकी अमाउंट 10 ही रहेगी। लेकिन हम इन दोनों की वेरिएशन करके हम इन दोनों के अंदर जो है वो कोई ना कोई चेंज ला सकते हैं। लेट्स सपोज कांस्टेंट की वैल्यू हम रिड्यूस करके इसकी वैल्यू मैक्सिमम तक लेके जा सकते हैं। तो हम यही काम बेसिकली करेंगे कि अगर कांस्टेंट की वैल्यू कम से कम रखी जाए तो फिर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। इसको हम फिर कह सकते हैं कि करंट जो गैल्वेनोमीटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, कि अगर हम इसको हम 10 एम्पियर ही रखें तो इसकी वैल्यू हम 5 एम्पियर रखते हैं, ठीक है, तो फिर डिफ्लेक्शन की हमें 2 रखनी पड़ेगी, कि मतलब करंट 10 एम्पियर गुजरा है लेकिन डिफ्लेक्शन सिर्फ इसको 2 को आप कुछ भी कंसिडर कर लें, कुछ ये एंगल है तो आप इसको डिग्री कंसिडर कर लें, ठीक है जी, कि अगर 10 एम्पियर ही करंट गुजर रही है तो डिफ्लेक्शन सिर्फ 2 डिग्री जो है वो शो होगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम इस कांस्टेंट को कम कर दें तो फिर डिफ्लेक्शन को ज़्यादा किया जा सकता है। डिफ्लेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 प्रोड्यूस हो रही है, 5 डिग्री तक जा रही है। तो अगर हम ये भी कर सकते हैं कि इस कांस्टेंट की वैल्यू कम मिनिमम रखें, कम से कम रखें, इसकी वैल्यू 1 कर दें और इसकी वैल्यू 10 कर दें, तो अब आप देखेंगे कि करंट की जो अमाउंट है वो 10 ही एम्पियर है, कांस्टेंट की वैल्यू मिनिमम है लेकिन डिफ्लेक्शन जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा है। तो अब हम के की वैल्यू कम करके जो डिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू ज़्यादा तक लेके जा सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमें जो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है वो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो के है इसकी वैल्यू कम से कम रखनी पड़ेगी, और फिर हमारे पास जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो फिर इसका ये मतलब है कि अगर हम स्मॉल अमाउंट में भी करंट सर्किट में फ़्लो करवाते हैं तो फिर भी डिफ्लेक्शन शो होगी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं के जो है इसको ज़रा नीट करके लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू के थीटा। तो इसका मतलब है के की वैल्यू मिनिमम होगी तो जो थीटा है उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ताकि जो करंट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे। अब के की वैल्यू मिनिमम रखने के लिए हमें क्या क्या जो है वो फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। के वैसे हम देखते हैं कि इसके बराबर होता है सी ओवर बी डिवाइडेड बाई एन। अच्छा, अब इसकी वैल्यू हमने मिनिमम रखनी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहा है इसको ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा आंसर जब डिवाइड हो तो फिर आपके पास आंसर मिनिमम आएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर डिनोमिनेटर में मैक्सिमम होगा और वो मैक्सिमम आंसर हम इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये के की वैल्यू कम आएगी। तो इसको ज़्यादा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, या हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, या एरिया कॉइल का इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम नंबर ऑफ़ टर्म्स इंक्रीज़ करते हैं तो गैल्वेनोमीटर हैवी हो जाएगा, तो वो डिफ्लेक्शन इतनी ईजीली शो नहीं करेगा। एरिया कॉइल का बढ़ा देते हैं तो गैल्वेनोमीटर का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हमारे पास एक ये ऑप्शन रह जाता है कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा दें। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये सारे का सारा फैक्टर बढ़ा हो जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस फैक्टर से तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू मिनिमम आएगी, के की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, और के की वैल्यू फिर हम रिड्यूस करके इसकी डिफ्लेक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि अब गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हम गैल्वेनोमीटर से पास करवाएंगे, और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट से भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होगी। नाइदर वो फ्यू मिली एम्पियर है या एम्पियर्स में है, या इससे भी छोटी है, माइक्रो एम्पियर में है, ठीक है। मतलब छोटी से छोटी करंट की अमाउंट भी ये डिफ्लेक्शन करवा देगी, मतलब थोड़ी अमाउंट में भी जब करंट फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन शो होगी।
तो गैल्वेनोमीटर का सिर्फ ये इतना ही पोर्शन था सेकंड लेक्चर में। तो अब हम अगला जो उसका टॉपिक है वो हम एमीटर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, एमीटर क्या होता है? एमीटर बेसिकली एक ऐसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसी डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए, ज़्यादा कहना मुनासिब है कि करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको एमीटर कहते हैं। अब एमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या फ़र्क है? ये दोनों ही करंट को चेक करते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है, ये गैल्वेनोमीटर, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। जो गैल्वेनोमीटर है ये सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है, ये आपको उसकी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताता कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। जो एमीटर है वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताता है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब आपने गैल्वेनोमीटर से 10 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया है और 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया, तो वो आपको उसकी अमाउंट नहीं बताएगा कि करंट पहले जब आपने एक्सपेरिमेंट किया था तो सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, जब आपने दूसरी दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया तो सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। वो सिर्फ आपको उसकी डिटेक्शन बताएगा कि दोनों एक्सपेरिमेंट्स के दौरान सर्किट से करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ आपको इतना बताएगा। एमीटर जो है ये आपको बताएगा कि उसकी अमाउंट कितनी गुजरी है, वो 4 एम्पियर करंट गुजरा है या मिली एम्पियर में है या माइक्रो एम्पियर में है। ठीक है, वो आपको उसकी एग्जैक्ट अमाउंट बता देगा। तो इसका कुछ कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं कि इसकी इस तरह से है। सबसे पहली बात तो ये कि जो एमीटर है ये सीरीज़ के अंदर सर्किट में सीरीज़ में अटैच किया जाता है। ठीक है, ताकि जितनी करंट सर्किट में फ़्लो कर रही है वो सारी की सारी एमीटर से फ़्लो करे, ताकि हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो डिटेक्ट कर सकें, चेक कर सकें। ज़ाहिर है जब सारा करंट एमीटर में से गुजरेगा तभी हम बता सकेंगे कि इतनी अमाउंट में करंट फ़्लो कर रहा है। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी या एमीटर या किसी और कॉम्बिनेशन में ये अटैच किया जाएगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि सारे का सारा करंट एमीटर से फ़्लो करे। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल इसका कुछ इस तरह से है कि ये एक गैल्वेनोमीटर है और ये आपने अटैच करना है कुछ इस तरह से। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये सर्किट सिर्फ इसी सर्किट को ही हम एमीटर कहते हैं। ठीक है जी, इसमें से करंट इस तरह से जा रहा है, ये करंट आई है जो पूरे के पूरे सर्किट मतलब इस सारे सर्किट में से ही गुजरेगा। ठीक है, इसका कुछ पोर्शन यहाँ से गुजरेगा, कुछ यहाँ से गुजरेगा। अच्छा, अब करंट जो है यहाँ से गुज़र रहा है उसको हम कहेंगे ये आई जी है। ठीक है, ज़्यादा करंट जो है वो इसमें से गुजरेगा और थोड़ा जो करंट है वो इसमें से गुजरेगा। तो इसकी जो गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम आई जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर की वो आर जी है। इसी तरह जो हमने ये वाली रेजिस्टेंस यहाँ पे अटैच की है इसको हम इस तरह से लेबल कर लेते हैं। इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है आर एस से और उसको हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अटैच किया है। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है कि इस पूरे के पूरे सर्किट को आपने सीरीज में अटैच करना है, लेकिन जब आपने सिर्फ एमीटर की बात कर रहे हैं तो एमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस यूज़ हो रही है वो पैरेलल में यूज़ की जाएगी और इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ की जाती है इसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, इसलिए इसको आर एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये गैल्वेनोमीटर है और इसकी रेजिस्टेंस आर जी और इसमें से फ़्लो करने वाला करंट आई जी है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि जो शंट रेजिस्टेंस है इसमें से कितना करंट फ़्लो करेगा। तो इसमें से फ़्लो करने वाले करंट को हम इस तरह से लिख लेते हैं आई एस। ठीक है, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है और वो किसके इक्वल होगा, आई एस इज़ इक्वल टू, पहले तो हम ये देखते हैं कि पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है आई माइनस गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो कर रहा है आई जी। और जब गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो कर जाएगा तो फिर बाकी जो बच जाएगा करंट वो इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा। ठीक है जी, मतलब पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है आई, सिर्फ गैल्वेनोमीटर में कर रहा है आई जी। पूरे सर्किट में से आप इसका करंट निकाल दें गैल्वेनोमीटर का तो बाकी आपके पास रेजिस्टेंस का रह जाएगा।
तो आई एस जो है शंट रेजिस्टेंस, ये इसमें से फ़्लो करने वाला करंट किसके इक्वल होगा, आई एस इज़ इक्वल टू आई माइनस आई जी। अच्छा, अब हम इनका पोटेंशियल देखते हैं। जो गैल्वेनोमीटर हमने अटैच किया है इसका पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, जो गैल्वेनोमीटर हमने अटैच किया हुआ है इसका जो पोटेंशियल है, ये वैसे पोटेंशियल की इक्वेशन होती है V इज़ इक्वल टू आई आर, लेकिन गैल्वेनोमीटर के लिए हम सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे G लिख देते हैं ताकि हमें ये पता चले कि ये गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल है, और ये वी जी इज़ इक्वल टू आई जी आर जी। अब हम उसका जो पोटेंशियल है, जो शंट रेजिस्टेंस है, उसका किसके इक्वल होगा, आई माइनस आई जी, और साथ उसकी रेजिस्टेंस हम लिखेंगे आर एस। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस के लिए हमने पोटेंशियल लिखा। अब जो पैरेलल होता है इसको मतलब जो सर्किट में पैरेलल कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है, तो इसीलिए हम गैल्वेनोमीटर को और शंट रेजिस्टेंस के पोटेंशियल को कंपेयर करेंगे। ठीक है जी, गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल और शंट रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल है वो सेम है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल कंपोनेंट्स का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो अब हम अगर इनको कंपेयर करें तो आई जी, गैल्वेनोमीटर का पहले लिखते हैं, आई जी आर जी इज़ इक्वल टू आई माइनस आई जी आर एस। तो अब हमने बेसिकली कैलकुलेट करना है कि शंट रेजिस्टेंस को हमने कैलकुलेट करना है कि इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, आई आर एस माइनस आई जी आर एस, और बल्कि हम इसको इसी तरह ही ले आते हैं, ये आर एस कॉमन लिया हुआ है और इसको हम यहाँ पे लाके डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आर एस की वैल्यू आ जाएगी। आर एस हम यहाँ पे नीट करके लिख लेते हैं, किसके इक्वल है, आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी, और साथ यहाँ पे ये आर एस, यहाँ पे आर जी, सॉरी यहाँ पे ये आर जी आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी शंट रेजिस्टेंस की। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो शंट रेजिस्टेंस है, अगर आपको नहीं समझ आ रही कि वो कितनी होनी चाहिए तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हम शंट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, या अगर आपने लगा लिया तो आपको उसकी रेजिस्टेंस नहीं पता तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप शंट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये आपने याद रखनी है कि जो शंट रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे अटैच की गई है, इट शुड बी मिनिमम। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस कम से कम हो ताकि करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लो करे। अगर यही रेजिस्टेंस आप ज़्यादा कर देंगे तो करंट जो है वो पूरे का पूरा इसमें से फ़्लो नहीं कर सकेगा। तो इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए जितनी पॉसिबल है। ठीक है, इसकी जगह पे आप कॉपर वायर भी अटैच कर सकते हैं, आप इस सर्किट को इस तरह ज्वाइन कर सकते हैं बगैर रेजिस्टेंस के, मतलब कॉपर वायर एज रेजिस्टेंस भी अटैच कर सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो इट मीन्स कि जितनी कम से कम रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा करंट फ़्लो करेगा सर्किट से, और हम उसकी उतनी बेटर एक्यूरेसी से उसकी अमाउंट करंट की कैलकुलेट कर लेंगे कि सर्किट में से इतने एम्पेयर का करंट फ़्लो कर रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एमीटर जो है वो डिस्कस किया है।